ब्रह्मांड में स्थित एक ऐसा स्थान जहाँ भौतिकी के सारे नियम तहस नहस हो जाते हैं और लागू होते हैं इसके अपने नियम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष में मौजूद एक ऐसे राक्षस की जो अपने आसपास मौजूद हर वस्तु को निगल जाना चाहता है। यहाँ तक कि इसके पास से अब तक की सबसे तेज गति से चलने वाली यानी कि लाइट भी गुजरे तो वो इसे भी निगल जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल की, जो सब कुछ अपने में समाहित करना चाहता है। तो अपनी इस वीडियो में हम ब्लैक होल से जुड़े सभी सवालों के बारे में जानेंगे, जैसे ब्लैक होल कैसे बनते हैं, इनके पास इतनी ग्रेविटी कहाँ से आती है कि ये लाइट को भी अपने अंदर से नहीं गुजरने देते, इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी आदि और भी बहुत सारे सवालों के जवाब जानेंगे अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक रोमांचक सफ़र की। जब भी जिक्र होता है ब्रह्मांड या यूनिवर्स का, एक ही लाइन, ये ब्रह्मांड कितना विशाल है। इस अनंत तक फैले ब्रह्मांड में इतना कुछ समाहित है कि सोचकर ही हैरानी होने लगती है। समझ ही नहीं आता कि इस ब्रह्मांड को इतना विशालकाय आकार पसंद है या ये खुद अपने रूप से अनजान है। अरबों गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगाएं, जिनमें अरबों खरबों सितारे इस ब्रह्मांड को खास पहचान देते हैं। और सितारों के अलावा आकाशगंगाएं, प्लैनेट्स यानी कि ग्रह, लाइट और यहाँ तक कि टाइम भी इस यूनिवर्स का हिस्सा है। कभी कभी तो लगता है कि क्या इस ब्रह्मांड को अपने इस अनंत तक फैले साम्राज्य को देखकर पक्के से गुरूर तो जरूर होता होगा, क्योंकि इस यूनिवर्स में मौजूद सितारों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि इनके सामने पृथ्वी के सारे समुद्री किनारों की रेत के कण भी कम पड़ जाएं। यानी बिलियन ट्रिलियंस स्टार्स इस यूनिवर्स के कैनवास पर सजे हुए हैं। और इन सितारों के साथ साथ डस्ट, गैस और डार्क मैटर से मिलकर बनी है गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगाएं, जिनमें सब कुछ ग्रेविटी के जरिए आपस में बंधा हुआ है। अरबों खरबों सितारों को अपने में समेटने वाली ये गैलेक्सी कितनी विशाल होगी ना। और इन गैलेक्सी की संख्या भी कोई कम नहीं है, बल्कि ये भी 200 बिलियन से ज़्यादा है, जो अलग अलग आकार और आकृति में इस ब्रह्मांड में स्थित है। इतनी संख्या सुनकर तो लगता है जैसे ब्रह्मांड में कोई प्रतियोगिता चलती रहती है, जिसमें कौन सबसे ज़्यादा संख्या में मौजूद है, ये होड़ मची रहती होगी। तभी तो सितारे हों चाहे गैलेक्सी, हर कोई इतनी ज़्यादा संख्या में मौजूद बना हुआ है ताकि उसकी जीत हो सके। लेकिन यूनिवर्स की ये दुनिया खूबसूरत और रोशन ही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इस दुनिया का एक तिलिस्मी चेहरा भी है, जिसमें रहस्य है, अंधेरा है और रोमांच भी भरपूर है। क्या आप जानना चाहते हैं इस तिलिस्म दुनिया के रहस्य से भरे डरावने रूप के बारे में? तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र पर। हर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है एक ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी मौजूद है। ब्लैक होल जो ब्रह्मांड की इस दुनिया का एक तिलिस्मी अजूबा है। सुनने में यह नाम जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन जितना इसका नाम लेना आसान लगता है उतना ही जटिल और हैरत अंगेज है ये ब्लैक होल, जिसके बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार जुटे रहते हैं। फिर भी ये ब्लैक होल अपने राज जल्दी जल्दी नहीं खोला करता। हालांकि हमने उस दूर तक फैले अंतरिक्ष की हर गैलेक्सी में अपना साम्राज्य फैलाने वाले इस ब्लैक होल के बारे में काफ़ी कुछ जानने में सफलता हासिल कर ली है। लेकिन अंतरिक्ष के रंगमंच का ये कलाकार है ही इतना रोमांचक कि इसके बारे में जितना भी जाने कम ही लगता है। और ये भी एक बार में शायद अपनी पूरी कहानी सुनाना पसंद नहीं करता, इसलिए आज तक किसी साइंस फिक्शन मूवी जितना एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग बना हुआ है। ब्लैक होल इतनी शक्तिशाली चीज़ है जो दुनिया को तबाह कर सकती है। इसे ब्लैक होल इसलिए कहते हैं कि इसमें लाइट अंदर जा तो सकती है परंतु बाहर नहीं आ सकती, जिसकी वजह से ये किसी अंधे कुएं जैसा नज़र आता है। और जो यूनिवर्स में सबसे तेज़ गति से चलने वाली लाइट को अपने अंदर समेट ले, सोचिए वो कितना शक्तिशाली होगा। ये ब्लैक होल ऐसा अंधकारमय गोला है जिसके अंदर भौतिकी के सारे नियम टूट जाते हैं और इसके अंदर इसके खुद के नियम लागू होते हैं।
कुछ साल पहले तक ये ब्लैक होल केवल सैद्धांतिक थे, लेकिन आइंस्टाइन ने इनके होने की संभावनाएं जताई थी, जिसे उस समय स्वीकारना भले ही मुश्किल रहा हो, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल वास्तव में होते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद कोई छोटा सा गड्ढा बिल्कुल भी नहीं है। इसे तो ऐसा पिटारा कहा जा सकता है जिसमें ढेर सारा सामान भरा पड़ा है और उसमें और ज़्यादा सामान लगातार भरता जा रहा है, चाहे उसके पास इतना सामान रखने की जगह भी ना हो। ये अंतरिक्ष का वो क्षेत्र है जहाँ ग्रेविटेशनल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग है कि इसके प्रभाव से बचना नामुमकिन है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी ग्रेविटी आती कहाँ से है। असल में जब एक विशाल तारे के जीवन का अंत होता है, तब उसके अंदर का सारा मैटर कंप्रेस होकर एक छोटे से स्पेस में जमा हो जाता है, जो ब्लैक होल का रूप ले लेता है। और उस छोटे से दिखने वाले होल की ग्रेविटेशनल पावर इतनी खतरनाक हो जाती है कि उससे बचना किसी के लिए भी, जी हाँ, किसी के लिए भी नामुमकिन है। ग्रेविटी का मतलब तो जानते ही हैं हम, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। और यहाँ पृथ्वी पर सब कुछ ग्रेविटी से ही बंधा हुआ है। बिना ग्रेविटी के तो हम भी पृथ्वी पर नहीं रह पाते, बल्कि इसकी ज़मीन पर से ऊपर उठ उठ जाते। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल, जो यूनिवर्स की शुरुआत से ही मौजूद रहा है, और ये तो हर जगह है, हर तरह के ऑब्जेक्ट पर एक ही तरह से काम करता है। एक ऑब्जेक्ट पर जितनी ग्रेविटी काम करती होगी ये उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान होगा उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी उसके पास होगी, और एक ऑब्जेक्ट का जितना कम द्रव्यमान होगा उतनी ही कम ग्रेविटी उस पर मौजूद रहेगी। तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स का भरपूर फ़ायदा उठाता है ये ब्लैक होल, जिसकी ग्रेविटी बहुत बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका द्रव्यमान भी बहुत ही ज़्यादा हुआ करता है। इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी एरिया में जब भी कोई पिंड आता है तो उसका टाइम बहुत धीमे धीमे चलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही टाइम स्लो हो जाता है। अब मान लीजिए कि आप स्पेस में ब्लैक होल से कुछ दूरी पर हैं, तो इस समय स्पेस में रहते हुए आपको टाइम में कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, आपको टाइम नॉर्मल ही लगेगा। ये वाकई में दिलचस्प होगा। इस ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग आएगा, आपको टाइम नॉर्मल ही लगेगा। ये वाकई में दिलचस्प होगा। इस ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर इसके पास एक ब्राइट स्टार भी शाइन कर रहा हो तो उसकी चमक में भी इस ब्लैक होल को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ब्लैक होल उस स्टार की लाइट को रिफ्लेक्ट करने की बजाय उसकी लाइट को निगल जाएगा, और जो भी मैटर ब्लैक होल के नज़दीक आएगा वो उन सबको खा जाएगा। इसका जीवन इतना रहस्यमय है कि ये एक भयानक डरावने अंधेरे को पसंद करने वाले राक्षस जैसा नज़र आता है, जो सब कुछ निगल जाना चाहता है। ये ब्लैक होल ऐसे ईटर्स होते हैं जो अपनी राह में आने वाले हर मैटर और ऑब्जेक्ट को निगल जाते हैं। इनके सामने कौन आया है, इनसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो लाइट, डस्ट, गैस और सितारे, ये सब खाना इन्हें पसंद है, और ये किसी को भी नहीं बकसते। इन्हें बहुत सारा खाना पसंद है, और ये कहानियों के किसी डरावने राक्षस से मिलते जुलते लगा करते हैं। खाते समय इन्हें अपनों की भी परवाह नहीं रहती। तभी तो बड़े ब्लैक होल छोटे ब्लैक होल को भी निगल जाते हैं। ब्लैक होल जब भी कुछ खाता है, यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस ब्लैक होल की ग्रेविटी में फंसकर इसके अंदर गिर जाता है, तो इसका द्रव्यमान भी ब्लैक होल में जुड़ता जाता है, और ज़्यादा द्रव्यमान के साथ इस ब्लैक होल की ग्रेविटी भी बढ़ती चली जाती है, यानी अपने आसपास मौजूद बहुत सारे ऑब्जेक्ट को अपने अंदर खींच लेते हैं। तब इनसे हाई फ्रिक्वेंसी लाइट बाहर निकलती दिखाई देती है, जो हाई एनर्जी की गामा किरणें होती हैं, जिन्हें देख पाना और उनकी स्टडी कर पाना एस्ट्रोनॉमर्स के लिए पॉसिबल हो पाता है। और जब ये किरणें ब्लैक होल से निकलती हुई दिखाई देती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पेट भरने के बाद ये ब्रह्मांडीय राक्षस डकार ले रहा है। अब आप ये तो जान चुके हैं कि ब्लैक होल तब बनता है जब एक बड़ा सा तारा अपनी लाइफ के एंड पॉइंट पर पहुंच जाता है और फट जाता है। लेकिन सवाल ये है कि एक विशाल तारा फटने और ख़त्म होने की कगार पर पहुंचता कैसे है। तो इस विशाल तारे पर दो फोर्स काम करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और तारे के अंदर होने वाली फ्यूजन रिएक्शन का फोर्स।
ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स तारे को सिकोड़ देना चाहती है, वहीं फ्यूजन रिएक्शन फोर्स उसे विस्तार देना चाहती है। और जब तक इन दोनों फोर्स में बैलेंस बना रहता है, तब तक एक तारा अपनी साइज में बना रहता है। लेकिन जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है, तारे की कहानी ख़त्म। तारे का ये बैलेंस बिगड़ना तब शुरू होता है जब धीरे धीरे उसके अंदर का सारा न्यूक्लियर फ्यूल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो ठंडा होने लगता है और उसमें मौजूद प्रेशर भी कम हो जाता है। और इसके बाद तारे के पास ऐसा कोई भी फोर्स मौजूद नहीं होता जो ग्रेविटी को बैलेंस कर सके। और फिर ग्रेविटी जीत जाती है और तारे पर इतना दबाव डालती है कि तारा विस्फोट के साथ ख़त्म हो जाता है। कुछ विशाल तारों का ये विस्फोट बहुत बड़ा होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। ये इतना चमकीला होता है जितना एक गैलेक्सी में मौजूद अरबों तारों की चमक हो। यूँ तो रात के आसमान में हम बहुत से चमकीले ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, लेकिन क्या इस विस्फोटक चमक को हम देख सकते हैं? अफसोस, लेकिन नहीं। मिल्की वे गैलेक्सी में इसे देख पाना हम इंसानों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि डस्ट हमारे सुपरनोवा के बीच के रास्ते को ब्लॉक कर देती है। इस सुपरनोवा से ब्लैक होल का जन्म हो सकता है, जो छोटी सी जगह में ढेर सारा द्रव्यमान भर लेता है, जिससे इसकी ग्रेविटेशनल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद ब्लैक होल के चारों तरफ एक सरफेस बनती है जो पूरी तरह सॉलिड नहीं होती। इसे ब्लैक होल की बाउंड्री भी कहा जा सकता है और इसका नाम होता है इवेंट होराइजन। इसके अंदर कुछ भी नहीं देखा जा सकता और कोई भी इससे बच नहीं सकता। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। ये ऐसा होराइजन है जिसके परे देखना संभव नहीं है और इसके अंदर होने वाले किसी भी इवेंट को देख पाना फिलहाल नामुमकिन है। ये वो सीमा है जिसके बाहर जो कुछ हो वो फिर भी तेज़ी से घूमते हुए अपनी जान बचा सकता है, लेकिन जो इवेंट होराइजन को क्रॉस कर जाए वो इसके सेंटर में यानी सिंगुलैरिटी में जाकर फंस जाएगा, जिससे बचना नामुमकिन है। ये सिंगुलैरिटी नो मैंस लैंड है, एक ऐसी जगह जहाँ तक जो कुछ भी हो और जो कुछ भी पहुँचता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखरकर इस दुनिया में समाहित हो जाता है। इस जगह पर टाइम और स्पेस के सारे नियम पूरी तरह टूट जाते हैं और जैसे जैसे ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद ऑब्जेक्ट को खाता जाता है, उसका आकार बढ़ता जाता है और जितना उसका आकार बढ़ता जाता है उतना ही बड़ा होता जाता है नो रिटर्न जोन, जिसमें जो भी कोई जाएगा वो उसी ब्लैक होल में गुम हो जाएगा। और अगर इस नो रिटर्न जोन से कोई बचना चाहता है तो उसे अपनी स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि लाइट भी इससे बचकर नहीं निकल सकती। अब सवाल आता है कि लाइट को भी अपने अंधेरे में समा लेने वाले ब्लैक होल को जब अंधेरा इतना पसंद है तो इसके चारों ओर चमकती हुई डिस्क जैसा क्या दिखाई देता है? क्या अंदर अंधेरा रखने वाला ब्लैक होल बाहर उजाले की कोई खास व्यवस्था कर रखी है ताकि उससे अट्रैक्ट होकर शिकार उसके नज़दीक आना चाहे? क्या है ये रोशनी तस्तरी जैसा? तो इसका जवाब है कि ब्लैक होल के चारों तरफ जो डिस्क दिखाई देती है वो असल में ब्लैक होल का हिस्सा नहीं होती, बल्कि गलती से ब्लैक होल के इलाके में घुसने वाली गैस, धूल और तारे के मलबे को मिलने वाली एक सजा होती है। यानी जब भी गैस, धूल या तारों के अवशेष ब्लैक होल के नज़दीक पहुंच जाते हैं लेकिन उसमें गिरने से बच जाते हैं, तो ब्लैक होल की खतरनाक ग्रेविटी में उलझ जाते हैं, इवेंट होराइजन के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगते हैं, जिससे एक तस्तरी जैसी आकृति बन जाती है। इसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है। हालांकि हर ब्लैक होल के पास ऐसी डिस्क नहीं होती। जैसे जैसे गैस एक्रीशन डिस्क के चारों तरफ घूमने लगती है, ये गैस इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि एक्सरे रिलीज करने लगती है और इस एक्सरे लाइट को मेजर करके एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाते हैं। तो इस तरीके से धूल और गैस को अपने चारों ओर चक्कर लगवाने वाले ज़्यादातर ब्लैक होल्स खुद स्पिन भी करते हैं, और ये स्पिन बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे सितारे और प्लैनेट्स अपने अक्स पर रोटेट करते हैं। लेकिन ब्लैक होल के पास स्टार्स प्लैनेट की तरह स्ट्रॉन्ग फिजिकल सरफेस नहीं हुआ करती। ब्लैक होल का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये कई प्रकार के होते हैं।
इसके आकार और द्रव्यमान के अनुसार ही यह तय होता है कि ये ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं। वैसे फिलहाल ब्लैक होल के 4 प्रकार मौजूद हैं: मिनिएचर, स्टेलर, इंटरमीडिएट और सुपरमैसिव। सबसे छोटा ब्लैक होल मिनिएचर है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्लैक होल का आकार एक सिंगल एटम जितना होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान एक बड़े से पहाड़ जितना होता है। ये मिनिएचर ब्लैक होल शायद बिग बैंग के तुरंत बाद बने हों, जो तेजी से फैलते हुए स्पेस के कुछ कुछ क्षेत्रों को ऐसे छोटे और घने ब्लैक होल में बदल दिया हो जो सूर्य से कम विशाल हों। मिनिएचर से बड़े होते हैं स्टेलर ब्लैक होल, जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 20 गुना ज़्यादा हो सकता है। ऐसे दर्जनों स्टेलर ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हो सकते हैं और ये सुपरनोवा के बाद बना करते हैं। इंटरमीडिएट ब्लैक होल तब बनते हैं जब बहुत सारे स्टेलर मास ब्लैक होल एक दूसरे में मर्ज होने लगते हैं। और अब आती है बारी सबसे विशाल ब्लैक होल सुपरमैसिव ब्लैक होल की। इसके आकार का अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए कि इसका द्रव्यमान 1 मिलियन सूर्यों को मिलाया जाए तो भी उससे कहीं ज़्यादा होता है। शायद आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सुपरमैसिव ब्लैक होल को मिलियन बिग स्टार ब्लैक होल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें इतना सारा मैटर होता है जितना 1 मिलियन से 100 मिलियन सूर्यों में हुआ करता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये सुपरमैसिव ब्लैक होल हर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद इस ब्लैक होल का नाम सेजिटेरियस ए स्टार है। इसका द्रव्यमान 4 मिलियन सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर है। सुपरमैसिव ब्लैक होल तब निर्मित होते हैं जब गैलेक्सी का निर्माण हुआ जिसमें ये ब्लैक होल राज कर रहे हैं। और इन सुपरमैसिव ब्लैक होल का आकार गैलेक्सी के आकार और द्रव्यमान से भी संबंध रखता है, जिसे देखकर लगता है कि या तो इन ब्लैक होल के बनने में गैलेक्सी ने कोई हेल्प की होगी या शायद इन गैलेक्सीज के बनने के पीछे ब्लैक होल का हाथ होगा। ब्लैक होल जब इतना खतरनाक हुआ करता है तो कई सवाल जहन में कूदते रहते हैं, जिनके जवाब मिल जाएं तो इसे समझ पाना आसान भी हो सकता है और थोड़ी राहत भी दे सकता है। क्योंकि ऐसा कोई डरावना राक्षस अगर आसमान में हमें देख रहा हो तो थोड़ा डर तो लगता ही है और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की क्यूरोसिटी तो बढ़ती जाती है। इसलिए मन में आने वाले कुछ सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं। जैसे कि अगर ब्लैक होल वाकई में काले हैं तो वैज्ञानिकों के लिए इसे देख पाना कैसे संभव हुआ होगा। इसका जवाब है ब्लैक होल को देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसे अंधेरा इतना ज़्यादा पसंद है कि इसके आसपास प्रकाश भटक भी नहीं सकता। असल में इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी लाइट को भी अपने सेंटर की ओर खींच लेती है और वैज्ञानिक इस ग्रेविटी के प्रभाव को ब्लैक होल के इर्द गिर्द मौजूद सितारों और गैसों पर देख सकते हैं। इसके चारों तरफ घूमता हुआ मैटर जब मिलियन डिग्रीज तक गर्म हो जाता है तो ये एक्सरेज में चमकने लगता है, जिसे देख पाना साइंटिस्ट के लिए पॉसिबल होता है और उसी के आधार पर ब्लैक होल के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। तो अब सवाल आता है कि क्या सुपरनोवा से ही ब्लैक होल का निर्माण होता है? तो इसका जवाब है कि विशाल तारे में होने वाली सुपरनोवा विस्फोट तो ब्लैक होल का रूप ले ही सकती है। इसके अलावा 2 न्यूट्रॉन तारे भी टकराकर ब्लैक होल बना सकते हैं। तारे या गैस के रूप में मौजूद ढेर सारा मैटर भी ब्लैक होल बना सकता है। और अब अगला सवाल, ब्लैक होल को बनने में कितना समय लगता होगा? तो इसका जवाब है कि ब्लैक होल तो चुटकी बजने जितने समय में भी बनकर तैयार हो सकता है, क्योंकि स्टेलर मास ब्लैक होल एक विशाल तारे के टूटने के बाद कुछ सेकंड में ही बन जाता है और छोटे ब्लैक होल तो 2 न्यूट्रॉन तारों के मिलने से भी बन सकते हैं। इसी तरह एक न्यूट्रॉन तारा एक ब्लैक होल से मिलकर ज़्यादा बड़ा ब्लैक होल भी बना सकता है। और अगर 2 ब्लैक होल आपस में टकराकर एक दूसरे में मर्ज हो जाएं तो भी एक बड़ा ब्लैक होल बन सकता है। और सबसे मिस्टीरियस जाइंट ब्लैक होल जो हर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है, यानी सुपरमैसिव ब्लैक होल, उन्हें और बड़ी साइज तक पहुंचने में अरबों साल तक लग जाते हैं। अब अगला सवाल, अगर ब्लैक होल से कोई नहीं बच सकता तो क्या ब्लैक होल अब तक पूरे यूनिवर्स को ही नहीं खा जाता? तो इसका जवाब है कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है और लगातार विस्तार भी कर रहा है।
इन ब्लैक होल्स की ग्रेविटेशनल फील्ड किसी गैलेक्सी की साइज से काफ़ी कम एरिया में सिमट जाती है। और वैसे भी ब्लैक होल अपने आसपास के तारों को तो खा ही चुका है, इसलिए इसकी भूख अब इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि अब तेज़ी से सब कुछ निगल जाना चाहे। इसलिए ब्लैक होल यूनिवर्स को ना तो निगल सकता है और ना ही ऐसा इरादा रखता है। अगला सवाल, पहले गैलेक्सी बनी या ब्लैक होल? तो इसका जवाब ये है कि ज़्यादातर गैलेक्सी के सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है। ऐसे में सुपरमैसिव ब्लैक होल की फॉर्मेशन और गैलेक्सी की फॉर्मेशन के बीच क्या रिलेशन है, ये अभी तक समझ में नहीं आया है। ये भी हो सकता है कि मिल्की वे गैलेक्सी के निर्माण में ब्लैक होल का हाथ हो, लेकिन ये किस्सा ऐसा है जैसे पहले मुर्गी आई या अंडा। ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि पहले गैलेक्सी बनी या ब्लैक होल, ये अभी तक पहेली बनी हुई है। अगला सवाल, क्या ब्लैक होल ट्रैवल करते हैं? इसका जवाब, एक ब्लैक होल के एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पॉसिबल तो है, लेकिन ऐसे मूवमेंट काफ़ी रेयर होते हैं क्योंकि इतने सारे द्रव्यमान वाले इन गोलों को मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। हालांकि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल 1,10,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है, लेकिन इसकी वजह क्या है ये अभी तक पता नहीं चली है। अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक होल अपनी ग्रेविटेशनल पावर से हमारी पृथ्वी को नष्ट कर सके? तो इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि ब्लैक होल पृथ्वी को नष्ट कर दे। तो अब सवाल आता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक मौजूद ब्लैक होल कौन सा है? तो इसका जवाब है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ब्लैक होल यूनिकॉर्न है, जो सूर्य से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। ये पृथ्वी से लगभग 1500 लाइट ईयर की दूरी पर है। एक लाइट ईयर लगभग 10 की घात 16 के मीटर के बराबर होता है, यानी कि फिलहाल तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं अगले सवाल की, तो क्या हो यदि पृथ्वी ब्लैक होल में गिर जाए? अगर ऐसा हो जाए तो शुरुआत में तो हमें कोई पता ही नहीं चलेगा क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे ब्लैक होल में गिरेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम ब्लैक होल के अंदर पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़े होते जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी भी अब इसकी ग्रेविटेशनल पावर से जीत नहीं पाएगी। तो अब सवाल आता है कि क्या कभी सूर्य भी ब्लैक होल बन सकता है? तो यहाँ तक हमें रोशनी देने वाला सूर्य एक ब्लैक होल का रूप कभी नहीं लेगा, क्योंकि उसके पास इतना द्रव्यमान ही नहीं है जो उसे ब्लैक होल का आकार दे सके। 5 अरब सालों बाद सूर्य का जीवन समाप्त होगा, तब ये रेड जाइंट स्टार बनेगा, यानी कि बहुत बड़ा लाल तारा। और उसके बाद एक प्लेनेट नेबुला, और आखिर में आग का गोला सूर्य एक वाइट स्टार बनकर रह जाएगा। और अगर ऐसा कोई ब्लैक होल जिसका द्रव्यमान सूर्य के बराबर हो वो सूर्य को रिप्लेस भी कर दे तो भी पृथ्वी को कोई डायरेक्टली नुकसान नहीं होगा, बल्कि पृथ्वी और बाकी के ग्रह उस ब्लैक होल की परिक्रमा करने लगेंगे जैसे वो सूर्य की किया करते हैं। हालांकि तब हमें सनलाइट नहीं मिल पाएगी, यानी कि इनडायरेक्टली हमें बहुत नुकसान होगा। और हम सभी जानते हैं कि सूर्य की रोशनी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, लेकिन ऊपर वाला ना करे कि कभी ऐसा भी हो। इसी के साथ अगला सवाल, अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए या उसमें ट्रैवल करना चाहे तो कहाँ पहुँचेगा और उसका सफ़र कैसा रहेगा? क्या वो पृथ्वी पर लौटकर अपने रोमांचक सफ़र की कहानी सुना पाएगा? तो इस सवाल का जवाब ये है कि इसके बारे में तो कोई भी नहीं बता सकता, साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स भी नहीं। लेकिन हाँ, अभी इतना ज़रूर बताया जा सकता है कि कोई एक बार इसमें गिर जाए और इवेंट होराइजन को क्रॉस कर जाए, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो फिर पृथ्वी पर कभी लौटकर वापस आए और अपने सफ़र की दास्तां बयां कर पाए, क्योंकि ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी उसको एक शरीर के रूप में बचने ही नहीं देगी। उस ब्लैक होल के अंदर ट्रैवल कर रहे शख्स की स्पेस और टाइम के बारे में सोच पूरी तरह बदल जाएगी। ब्लैक होल की ग्रेविटी उसके शरीर छोटे छोटे पार्टिकल में बांट देगी। बेचारे तारों के साथ तो ऐसा अक्सर होता ही रहता है, क्योंकि उन्हें हमारी तरह ब्लैक होल की साजिशों का जो अंदाज़ा नहीं है।
इसलिए जब कोई अनलकी स्टार घूमता फिरता सुपर मैसिव ब्लैक होल के नज़दीक पहुंच जाता है तो उसका किस्सा ब्लैक होल में जाकर ख़त्म हो जाता है। ब्लैक होल के नज़दीक जो भी जाएगा, चाहे वो सितारा हो या प्लेनेट या स्पेसक्राफ्ट, सब कुछ स्ट्रेच होकर कंप्रेस होकर ब्लैक होल में समा जाएगा, जिससे तेज रोशनी निकलेगी, जिसे डिटेक्ट कर पाना एस्ट्रोनॉमर्स के लिए पॉसिबल हो पाता है। और वो भी ये जान पाते हैं कि आज फिर किसी तारे या ऑब्जेक्ट ने अपनी शामत बुलाई है। अब बात करते हैं अगले सवाल की, क्या ब्लैक होल स्पेस को कुछ रिटर्न गिफ्ट भी दिया करते हैं? इंटरेस्टिंग सवाल, और इसका जवाब ये है कि ब्लैक होल स्पेस से इतना कुछ लेते हैं तो रिटर्न गिफ्ट भी जरूर दिया करते हैं। जब मैसिव स्टार के विस्फोट से स्टेलर मास ब्लैक होल बनते हैं तो इस एक्सप्लोजन से कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट निकलते हैं जो स्पेस में लाइट के लिए ज़रूरी हैं। इसी तरह दो न्यूट्रॉन तारों या दो ब्लैक होल के मिलने पर ऐसे हैवी एलिमेंट निकलते हैं जो कभी एक नए प्लेनेट का हिस्सा बन सकते हैं। इस एक्सप्लोजन से जो शॉक वेव निकलती हैं वो भी नए तारे और नए सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को गति दे सकती हैं। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से गोल्ड और प्लेटिनम जैसे हैवी एलिमेंट दूर तक फैलते हैं। ये एलिमेंट हमारी पृथ्वी के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ सुपरमैसिव ब्लैक होल की भूमिका को भी बहुत खास माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शायद ही ये गैलेक्सी में स्टार फॉर्मेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते होंगे। ये ब्लैक होल केवल डराने और खाते रहने का ही काम नहीं करते, बल्कि यूनिवर्स की गुत्थी सुलझाने में भी हमारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इनके जरिए हम एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी और ग्रेविटी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये यूनिवर्स के बेहद घने और बहुत बड़े ऑब्जेक्ट हैं जो यूनिवर्स को समझने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ब्लैक होल के अंदर एक पूरे का पूरा यूनिवर्स मौजूद हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें और ज़्यादा रिसर्च करनी होगी। और अब आता है आखिरी सवाल, जब ब्लैक होल जन्म ले सकते हैं तो क्या ब्लैक होल मरते भी हैं? और इसका जवाब ये है कि एक तरफ ब्लैक होल खूब खाते रहने की वजह से धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, तो दूसरी तरफ ये धीरे धीरे सिकुड़ते भी रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में एनर्जी बाहर निकालते रहते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। और माना जाता है इस रेडिएशन की वजह से बहुत लंबे समय में सारे ब्लैक होल एक दिन भाप में तब्दील हो जाएंगे और इनमें लगने वाला समय यूनिवर्स की उम्र में कहीं ज़्यादा होगा। यानी अभी अरबों सालों तक ब्लैक होल कहीं नहीं जाने वाले।